Hello, welcome and good morning everyone in mathematics class. Today we will study about the new chapter polynomial. और इस चैप्टर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 9th में भी इस चीज़ को पढ़ा जा चुका है। तो फिर हम इसको और थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल पर क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिकैप करना चाहेंगे। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, और उन कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच कोई भी साइन यूज हो सकता है, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इनमें से कोई भी साइन हो या ये सभी साइन इंक्लूड हो, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम उसको हम कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे आपके पास मैं एक यह लिख कर दिखा रहा हूं, 2x² प्लस 3x माइनस 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर 2x पर पावर माइनस 3 प्लस 5√x प्लस 7, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x पर पावर 1/2 प्लस 3x माइनस 1, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी आप देख रहे हैं, और इस तरीके से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको भी कह सकते हैं 3x² बाय 4x प्लस 7, ये खुद में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप देख सकते हैं इस दोनों में आपस में मल्टीप्लाई का साइन है, ये दोनों आपस में एडिशन के साथ जुटा है, और इनके बीच डिवीजन का रिलेशन है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें कि कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो। तो कांस्टेंट आप देखिए 3 है, 4 है कांस्टेंट, आप इस 7 कांस्टेंट है, वेरिएबल के रूप में x है, यहां पर भी x है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो और दोनों के बीच जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनका यूज किया जाए, तो उस फॉर्म को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल कैसे रिलेटेड है या उससे किस प्रकार से अलग है, हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले जो आपका डेफिनेशन बुक कहता है पॉलिनोमियल का, हम उसको समझते हैं और फिर उस चीज को हम एलैबोरेट करके आपको हम फिर से समझाएंगे कि पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सो ऑन an x to the power n where an not equal to 0 is called a polynomial in degree of n। यानी कि कोई एक्सप्रेशन जो इस प्रकार से, जिसमें क्या हो, कांस्टेंट और वेरिएबल हो और कुछ इस प्रकार से आगे बढ़े। a0 यानी a0 मतलब कांस्टेंट टर्म है, a1x a2x² और सो ऑन इस तरीके से बढ़ता जाए और कहां तक जाए, an x to the power n तक जाए, और an 0 नहीं हो। क्योंकि अगर an यहां पे इसलिए 0 नहीं हो क्योंकि जो मैक्सिमम जो पावर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, x1 x2 और सो ऑन xn होगा, यानी जब n तक गया होगा तो n इसका मैक्सिमम पावर होगा, और मैक्सिमम पावर अगर 0 हो जाएगा तो जो इसका पहचान होगा इस पॉलिनोमियल का, जो इसका डिग्री होगा, वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसीलिए an जो है ये 0 नहीं बोला है। अगर इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास जो क्लास 9 का थोड़ा सा आपका ज्ञान है उस हिसाब से देखिए, अगर हम 0x² प्लस 2x प्लस 1 लिखें और आपसे पूछे कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो आप इस इक्वेशन का डिग्री क्या बताएंगे? तो मैक्सिमम पावर तो यहां पे क्या है, 2 का, x का मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन इसका कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ये तो टर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह ही नहीं सकते, ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, और इसका डिग्री 2 नहीं होके डिग्री क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 हो जाएगा। और इसी चीज को ये ध्यान रखने के लिए, इसी चीज को डिफाइन करने के लिए कि जो मैक्सिमम पावर हो उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं हो, अन्यथा अगर मैक्सिमम पावर का कॉफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो वो टर्म डिफाइन नहीं होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। इस कारण से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि हेयर a0 a1 a2 so on an आर रियल नंबर्स एंड ईच पावर ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर।
इंटीजर। तो इसी चीज को समझना है। और जो x का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब देखिए ये अलग कहां से है, पॉलिनोमियल से कैसे अलग है, पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे अलग है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए जो वेरिएबल का पावर है वो निगेटिव है। यहां पर भी देखिए वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शनल नंबर है। और यहां पर देखिए ये जो रिलेशन है इन दोनों का 3x² 4x + 7, अब ये जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो चलेगा, डिवीजन भी वहां तक चलेगा कि अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद वो डिवीजन के फॉर्म में कोई नंबर ना बचे। सपोज जैसे यहाँ पे 3x और यहां पर आपके पास 3x/4x² है, और अगर आपसे पूछे कि ये क्या पॉलिनोमियल है तो आप इसको क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये डिवीजन के फॉर्म में है। और अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से 3x/4x² को 3/4x अभी भी बच जाएगा। और ये x जो है अगर हम उसको ऊपर भी ले जाते हैं तो उसका पावर निगेटिव हो जाएगा। अगर जैसे ही पावर निगेटिव हो जाता है तो जो इंटीजर जो पॉलिनोमियल कहता है कि जो वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, उस रूल को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए अगर पॉलिनोमियल होना है तो इसका सबसे पहला तो ये है कि उनके वेरिएबल का जो पावर हो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो। और जो पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है। और इन सब चीजों को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से बता सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का जो पावर हो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो। यानी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल क्या जीरो हो सकता है, तो जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। और कुछ एग्जांपल को आप देखिए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 3x + 5 को आप देखिए, इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1, यानी एक पॉलिनोमियल है और इसका x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इस कारण से इसके डिग्री को हम क्या बोलते हैं कि इसका डिग्री 1 है। जैसे 8x² - 5x + 3 इज ए पॉलिनोमियल इन डिग्री ऑफ 2। तो आप देखिए जितना भी मेरा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या देके रखा है, वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है क्योंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे 3 के साथ x लगा हुआ है, नहीं कुछ है तो उसका मतलब पावर 0 है, जिसके कारण वो 1 होके सिर्फ 3 बच गया है। अब यहां पर देखिए 2y³ + 4y9 y² - 5y + √3। तो फिर यहां पे देखिए आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे ये देखिए 4/9 फ्रैक्शनल नंबर है, √3 यहां पर आप देखिए इरेशनल नंबर है, लेकिन y² y³ y आप इनके वेरिएबल के पावर को देखिएगा तो वो सभी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हैं। और इस कारण से ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये हमको पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएंगे। तो सोन उसी तरीके से अब रिमार्क में आप हम लोग देखते हैं, आप इस तरीके से इसको दे सकते हैं 3z⁴ - 5 z³ + 2z² - 8z + 1। इसका भी मैक्सिमम पावर जो है किसी वेरिएबल का वो क्या है, 4 है। इस कारण इसका डिग्री हम लोग 4 कहते हैं। अब रिमार्क में देखिए कि रूट ये स्पष्ट करके लिखा हुआ है कि √x + 3, यानी इसका पावर क्या हो गया, रूट का मतलब पावर 1/2 हो जाता है। तो 1/2 तो अब इंटीजर है ही नहीं, गिनती की संख्या में ना ही गिनती की संख्या में कहीं आता ही नहीं है। तो इस कारण से ये पॉलिनोमियल मेरा नहीं होगा। 1/x + 5 अगर नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में और कोई गुंजाइश नहीं हो कि वहां से सॉल्व हो सके, और डिनोमिनेटर में अगर कुछ वेरिएबल्स बच जाते हैं तो वो भी पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आएंगे। आप देखिए फिर से इसका कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में फिर से हमारे पास जो है वेरिएबल उपलब्ध है, तो फिर से ये जो है हमारा पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको रिमार्क करके लिखा है। अब देखिए उसी में जो आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और उसका जो जनरल फॉर्म होता है ax + b होगा। और यहां पर हम a कभी भी 0 के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि a जैसे ही 0 हो जाएगा वो सिर्फ b बच जाएगा। तो जो इसकी परिभाषा है, जो इसकी पहचान है, वो पहचान ही खत्म हो जाएगी। और अगर किसी चीज का पहचान खत्म हो जाए तो वो उसकी श्रेणी के अंतर्गत आएगा नहीं। अब कोई विद्वान व्यक्ति है, विद्वता उसकी पहचान है और विद्वता उसकी खत्म हो जाए तो क्या हम उससे विद्वान व्यक्ति की श्रेणी में रख पाएंगे, तो नहीं। इसका पहचान ही यही है कि ax + b है, तो यानी x का जो पावर है यहाँ पे 1 है और यही इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है, इसीलिए a को कभी भी हम 0 नहीं लिख सकते। अब देखिए उसका एग्जांपल देके रखा है
3x माइनस 5। अब देखिए रूट 2x प्लस 3। अब देखिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं रूट, वो रूट केवल 2 पर है, x पर नहीं है। अगर हम पहले फिर से बोल रहे हैं कि वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल पर पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। x माइनस 5/, तो देखिए कांस्टेंट टर्म है तो हमको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल और प्रत्येक का डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की श्रेणी में रखा जाता है, और जिसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है, और इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इस इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और तो जो उसका कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। और आप अगर b 0 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, c 0 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए 3x² प्लस 5x माइनस 8। इसका मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सो इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर भी देखिए 2x² माइनस 2 रूट 2x। आप फिर से हम आपको बताते हैं कि x पर रूट नहीं है, सिर्फ 2 पर रूट है, और x का जो यहाँ पावर है वो 1 है, और कॉफिशिएंट कोई भी नंबर होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, यानी जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। तो आप देखिए उसी तरीके से आपको दिखा करके रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास आते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का पावर क्या हो, 4 हो, तो उसको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्म है ax पर पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, और जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि हम जब इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसके मैक्सिमम पावर का, मैक्सिमम वेरिएबल पावर का जो कॉफिशिएंट हो वो 0 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपका जो एक है कि जिस चीज को आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th के सिलेबस में जब फिर से हम पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम फिर से इसको रिकैप करते जाएं। अब यहां पे देखिए कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, यानी किसी दिए गए पॉइंट पर, किसी दिए गए नंबर पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। अब देखिए कोई है कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, कोई पॉलिनोमियल px के फॉर्म में है और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन px कॉल द वैल्यू ऑफ द px एट x इक्वल टू अल्फा। सपोज जैसे कोई आपका, इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास ये कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से देके रखा है कि px इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3। अब हम सपोज px के जगह पे p अल्फा रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3। सपोज कोई रख देता है x के जगह पे 1, तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6। यानी हम कहते हैं इसके लिए कि कोई एक नंबर 1 है जो x इक्वल टू 1 रिप्लेस डालते हैं, तो उस कंडीशन में दिए गए इक्वेशन का जो वैल्यू क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि किसी दिए गए पॉइंट के लिए हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे फिर है कि द वैल्यू ऑफ x px इक्वल टू x इक्वल टू अल्फा इज डिनोटेड बाय p अल्फा, जिसको हम p अल्फा के माध्यम से भी लिखते हैं। जैसे आपके पास एक दी के रखा है कि लेट px इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5, देन p2, यानी x के जगह पे 2 डालेंगे तो क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां पर 2 डालेंगे तो हमको सॉल्व करने पर 7 आता है। -1 डालेंगे तो क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां पर -1 डालेंगे तो क्या होगा, वो आपको वैल्यू देके रखता है। अब उसी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या, कि x का ऐसा वैल्यू जो दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या कर दे, 0 कर दे, वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अल्फा
जैसे यहां पर हम लोग क्या दिए थे, p x इक्वल टू 2 डाले, तो यहां पे इसका वैल्यू क्या आया 7। तो कहता इसमें कौन सा नंबर हम डाले x के बदले कि इसका वैल्यू क्या आ जाए, 7 के बदले 0 आ जाए, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल टू जीरोस। अब जैसे आपको एक इक्वेशन देके रखा है कि px इक्वल टू x³ x² माइनस 2x माइनस 3 है, तो फाइंड p3 एंड p माइनस 1, व्हाट डू यू कंक्लूड, यानी p3 का वैल्यू निकालिए, यानी जहां पर x है वहां पर 3 डाल के देखिए, और जहां पर फिर दूसरे कंडीशन में जहां पर x है वहां पर -1 डालकर देखिए कि वैल्यू आपका क्या आता है, आप क्या अंदाज लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में, इस सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे ही मैंने p का वैल्यू 3 डाला तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। फिर -1 भी डाला तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि p3 और -1 डालने पर इस पॉलिनोमियल में ये जो रिजल्ट देता है वो 0 देता है। इस कारण से 3 और -1 को इस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाएगा। दिस सो दैट 3 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इस चीज को आप लोग क्लास 9 तक में पढ़ चुके थे, यहां तक में अभी तक कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और क्लास 9 में आप इसको पढ़ रहे हैं और ये नया चीज है, इसलिए इस चीज को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। और इसके इस बेस पर ही आपका जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो चैप्टर 2.1 होगा उसका आपका बनेगा इस चीज को, इसलिए बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने का जरूरत है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हम लोग रिलेशन स्थापित करेंगे किसके बीच में, जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जीरोस, यानी जीरोस किसको अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल में डालने पर उसका जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो हमें 0 दे देता है, तो वो हमारा जीरोस कहलाता है। जैसे ऊपर की इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि जब x का वैल्यू 2 डाले तो 7 आ रहा था, और फिर x का वैल्यू -1 डाले तो 10 आ रहा था पहले एग्जाम्पल में। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में जो मेरा फंक्शन था x² माइनस 2x माइनस 3, वहां पर x का वैल्यू 3 डालने पर जो पॉलिनोमियल का वैल्यू था वो 0 आया, और फिर p का वैल्यू x का वैल्यू -1 डालने पर फिर से 0 आया, तो वो दोनों उसके जीरोस कहलाए। तो जीरोस और कॉफिशिएंट क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जो कॉफिशिएंट उपलब्ध हैं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जो कांस्टेंट कॉफिशिएंट उपलब्ध हैं, वो हमारा क्या, उसके रिलेशनशिप को हमको देखना है, इसके जीरोस के साथ क्या रिलेशन है। जैसे सपोज आपको यहां पे एक देखे रखा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज कि अल्फा और बीटा जो है जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे जब ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग किसी पॉलिनोमियल के, तो वहां पे हम लोग इस चीज को जानेंगे कि क्यों अल्फा और बीटा ही दो ही क्यों लिया गया, सिर्फ अल्फा ही क्यों नहीं लिया गया, और सिर्फ अल्फा बीटा और गामा और भी 3 4 5 को क्यों नहीं हम रिकॉग्नाइज किए। तो जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर ग्राफ को देखने पर पता चलेगा इस चीज को। तो आप फिलहाल ये जानिए कि एक चीज जो मैं आपको कर देता हूं सॉर्ट आउट, की जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के कितने जीरो संभव है, एटमोस्ट 1 जीरो संभव है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का डिग्री कितना है, 1 है, एटमोस्ट 1 जीरो संभव है। ठीक है, दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो एटलीस्ट 1 टाइम जो है जरूर वो जो है क्या करेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा। कोई भी ग्राफ किसी भी इक्वेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी दफा काटता है वो डिफाइन करता है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो जो लीनियर इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को एक ही दफा काटता है, इसलिए उसके 0 1 होंगे, और वो हमेशा एक दफा जरूर काटेगा जो भी लीनियर इक्वेशन होगा इन 1 वेरिएबल। ठीक, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, यानी इसका मतलब है कि एटमोस्ट ऐसे 2 ही वैल्यू हैं जो दिए गए पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, जीरोस के बराबर कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो मैक्सिमम डिग्री के बराबर उसका मैक्सिमम जीरोस की संख्या होती है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक भी जीरोस नहीं हो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा बेहतर इस चीज को समझेंगे। हो सकता है कि इसका एक ही जीरो हो, यानी दोनों जीरो क्या हो, कॉमन हो, और हो सकता है इसके 2 अलग अलग जीरो हो, डिस्टिंक्ट जीरोस हो। फिर उसी में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, और एटलीस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, 1 जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 जीरो भी हो, ऐसा भी हो सकता है 3 जीरो। एटमोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं और एटलीस्ट 1 जीरो होंगे,
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरो होंगे और एटलीस्ट एक भी जीरो नहीं हो सकते हैं, उसके एक भी जीरोस नहीं हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो यानी अगर हम इस तरीके से देखें तो आप उस चीज को क्लियर करेंगे कि लीनियर इक्वेशन है तो उसका जरूर एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एक जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक भी जीरो हो सकता है और मैक्सिमम 2 जीरो हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है, 3 जीरो हो सकता है, क्योंकि उसका डिग्री 3 है और एटलीस्ट एक जीरो होगा ही, 2 जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को समझना है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो उसका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखे हैं तो जो मैक्सिमम पावर है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, उसके कॉफिशिएंट, तो इसलिए ए इक्वल टू किसके बराबर लिखा गया है, जीरोस के बराबर। अब इस चीज को देखें कि देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। आप इस चीज को फैक्टर थ्योरम में पढ़े हुए हैं, आप लोग क्लास 9th का जो फैक्टर थ्योरम था और रिमाइंडर थ्योरम था उसमें पढ़े थे कि अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। आप लोग याद कीजिए, अगर a कोई फैक्टर है, a कोई जीरोज है किसी पॉलिनोमियल का, सॉरी a कोई जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, तो x माइनस ए उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब जब अल्फा और बीटा 2 जीरोज है पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है फैक्टर है पी एक्स का, यानी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यानी के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। के कैसा टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है जो कोई रियल नंबर हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म हो सकता है। तो हम इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, सिंपली एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, उसी फॉर्म पे रखा गया है। तो आप देखिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, और इस के से जो ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इस के को पूरी तरीके से ब्रैकेट के साथ रखा गया और के इंटू अल्फा बीटा। अब देखिए जो ये पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये जो पोर्शन है, हम जो वेरिएबल जो मेरा है, जो एक्स के टर्म में जो वेरिएबल है उसके कॉफिशिएंट को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कीजिए तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए है, और यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, के। तो यानी के जो होगा किसके बराबर होगा, ए के बराबर। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, बी, और यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा बीटा। तो देखिए यहीं पर लिखा है माइनस के इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू बी के बराबर। यहां सी कांस्टेंट टर्म है और यहां पर कौन कांस्टेंट टर्म होगा उस हिसाब से, के अल्फा बीटा, इसीलिए के अल्फा बीटा इक्वल टू क्या किया है, सी किया है। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए कि के इक्वल टू किसके है, ए के बराबर है, इसीलिए ये जो इक्वेशन बना था माइनस के अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा, तो यहां पे के बदले क्या ले लिया, इसी इक्वेशन को यहां से मैच कीजिए तो के बदले क्या ले लिया है, ए अल्फा प्लस बीटा, और बी के बदले क्या ले लिया है, जो बी है। तो इस तरीके से, और ठीक उसी तरीके से इस इक्वेशन को देखिए, के अल्फा बीटा, क्योंकि के ए के बराबर हुआ तो के को रिप्लेस कर दिया ए से, अल्फा बीटा इक्वल टू सी, और ये लिखा भी है कि के किसके बराबर है, ए के। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बी इधर ही है और ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो ये डिवीजन होगा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस बी बाय ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, सी बाय ए के। अब ध्यान दीजिए अल्फा और बीटा 2 जीरोस था, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए के, और अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाय ए के बराबर। यानी इस चीज को निकालने का क्या फायदा है हम लोग को, फायदा ये है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बोले कि इसके जीरोस का सम क्या होगा बताइए, इसके जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, तो आपको उसके जीरोस के निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसके कॉफिशिएंट का यूज करते हुए आप दे सकते हैं। क्योंकि अब देखिए आपका क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो बी आपका क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, और ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो माइनस बी बाय, इसीलिए सम ऑफ द जीरोस लिखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या, कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा या उसी को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है, यानी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है, यहाँ पे सी होता है, और उसी चीज को लिखा है कांस्टेंट टर्म बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि सी बाय ए था और ए किसका कॉफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का, इसीलिए इसको लिखा है कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो इसी चीज को समराइज करके हम आपको सीखते हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। तो अगर आपको क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा, आपको ये रिजल्ट याद रखना। ये जो रिजल्ट है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाय ए होता है। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। अब देखिए उसी चीज को समराइज कर दिया है कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय। जिस चीज को हम लोग पढ़े थे उसी को समराइज किया, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। और इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन, सपोज कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोस क्या देके रखे आपको, अल्फा और बीटा देके रखे हैं, तो अगर आपको लिखने के लिए बोले कि तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए तो उसका जनरल फॉर्म यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पता है, आप इस इक्वेशन में डालिएगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अल्फा और बीटा दो जीरोस देकर रखें और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो तो उसका जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो सकता है कि कभी कभी आपको अल्फा और बीटा अलग अलग दे के रखे, हो सकता है कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे के रखे, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन कंसेप्ट यही है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम आपको एक जो है इसका एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को समझा देते हैं, क्योंकि इस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एनसीईआरटी के चैप्टर में। आप इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से समझे। तो कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो कहता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए। तो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान है। जिस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ठीक उसी रूल से हम इसके पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय एफ एक्स, देन तो एफ एक्स क्या है हमारा, कि हम फंक्शन ऑफ एक्स की तरह ले रहे हैं, तो वो मेरा क्या है पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो हम इसका क्या करते हैं, एक तरह से फैक्टर कर देते हैं। तो रूल क्या कहता है कि जो यहां पर जो इसके एक्सट्रीम साइड में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -24, और मिडिल टर्म क्या है 5। यानी मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो -24 हो, लेकिन उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो किसके बराबर हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन 5 के बराबर हो। तो देखिए इसको जो तोड़ा गया है, इस नंबर को जो एक्सप्लिट किया गया है 8 - 3, तो 8 - 3 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को 5 आएगा, और 8 इंटू -3 करेंगे तो 24 भी आ जाता है। यानी ये सेटिस्फाइड करता है। अब 2x यहां से कॉमन लिए तो x+4, और यहां से -3 कॉमन लिए तो x+4, अब फिर से यहां से x+4 कॉमन आ जाता है तो क्या हो गया 2x - 3। अगर इस फंक्शन को हम जीरो के बराबर करते हैं, यानी इसके जीरोस को क्या जीरोस निकालने के लिए हम उसको जीरो के बराबर करते हैं, तो यानी ये पूरा का पूरा x+4 इंटू x - 3 दोनों जो है जीरो के बराबर है। यानी x+4 इक्वल टू जीरो है और 2x - 3 अलग अलग भी किसके बराबर है, जीरो के। तो x इक्वल टू -4 निकला, और यहां पर x का जो वैल्यू होगा वो 3/2 के। यानी दो जो जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था वो हमारे सामने है क्या, -4 और 3/2। पहला क्वेश्चन यही कहता था कि दो जीरोस निकालिए। अब उसके बाद रिलेशनशिप को देखना है। अब देखिए तो यानी सम ऑफ द जीरोस -4 एंड 3/2। अब देखिए यहां पे रिलेशनशिप हम लोग कैसे दिखाएंगे। सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा किसके, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -4 + 3, अल्फा कितना निकला है -4, जो पहला जीरो है -4 है और दूसरा जीरो 3/2 है। तो इसको जब सॉल्व करता है तो -5/3 आता है। तो अब देखिए इसको लिखा है क्या, माइनस को माइनस ना दीजिए, और 5 क्या है कॉफिशिएंट था ना, 5 किसका था, कॉफिशिएंट था किसका, इस कांस्टेंट टर्म b का। तो हम लोग पढ़े ना अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो देखिए b का कॉफिशिएंट 5 था ना, और a का कॉफिशिएंट क्या है 2, और इसीलिए लिखा है कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो -4 × 2, तो 2 टाइम्स में कट जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर कट भी जाता है तो क्या आता, -6 आता। अब -6 हम कांस्टेंट टर्म -6 खोजते तो नीचे में क्या आ रहा था 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो हम उस टाइम अगर कटा भी देते तो उसको ऊपर नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई करके हम खोज लेते, लेकिन कटाने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा
-12 है, तो -12 है आ गया। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा 2 है, तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है कि नहीं, तो यही इसको क्या करता है सेटिस्फाइड करता है कि जो हमने निकाला जीरोज निकाल के प्लस किया उसको या मल्टीप्लाई किया, तो देखिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, उस चीज को फॉलो कर रहा है। यही ये आपको दिखाता था कि आप इसको रिलेशनशिप को दिखाइए, तो इस तरीके से ये मेरा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये आई होप समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसमें आपको खत्म कर दिया जाए। आप लोग बने रहे, थोड़ा सा ग्राफ का हम जो है आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, फिर हम इसको समाप्त कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हम आपको ग्राफ के माध्यम से कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक पाराबोल है, इसको हम लोग पाराबोल कहते हैं। ये डाउनवर्ड पाराबोल है, ये अपवर्ड पाराबोल है। तो डाउनवर्ड पाराबोल और अपवर्ड पाराबोल में क्या अंतर है कि अगर x का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये डाउनवर्ड चलाता है, और x का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये x नहीं, a का वैल्यू जो उसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अगर वो पॉजिटिव है तो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो नेगेटिव है तो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप सिंपली इस चीज को समझिए कि ये एक्स एक्सिस को कितनी दफा काट रहा है, एक पॉइंट ये, तो मैक्सिमम इसका जीरो कितना होगा 2। यहां पर भी देखिए कितनी दफा काट रहा है 2 बार, तो इसका जीरो 2 होगा। अब इस जगह पे देखिए ये जो ग्राफ है ये कितनी दफा काट रहा है, ये काट तो नहीं रहा है लेकिन टच कर रहा है। अगर टच भी कर रहा है तो इसका मतलब उसका एक जीरोज है, यानी कि इसका जो जीरोज है 1 है और इसका जीरो क्या है 1 है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस ग्राफ को अगर देखिए आप इस ग्राफ को, तो ये एक बार भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका जो जीरोज होगा वो एक भी जीरो पॉसिबल नहीं है, और इस कंडीशन में भी एक भी जीरोस पॉसिबल नहीं है। तो यही 3 कंडीशन होता है कि जब एक जीरोस पॉसिबल हो, एक भी जीरोस पॉसिबल नहीं हो, और 2 जीरोस पॉसिबल हो। तो डिपेंड करता है कि कोई ग्राफ कितना टाइम जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अब इस एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी दफा काट रहा है, एक दफा काट रहा है, तो इसका जो जीरोस होगा वो 1 होगा। ये एक्सिस को 2 दफा काट रहा है तो इसका जीरोस की संख्या 2 होगा। ये एक्सिस को 3 दफा काट रहा है 1 2 3, इसीलिए इसका जीरोस क्या होगा 3 होगा। और ये एक्स एक्सिस को 1 बार काट रहा है, इसलिए इसके जीरोस की संख्या 1। और ये कितनी दफा 1 टाइम्स, इसलिए इसके जीरोस की संख्या 1। और ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो 4 पॉइंट पे काट रहा है 1 2 3 4, तो इसके जीरोस की संख्या 4 होगी। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लीनियर इक्वेशन होता है जिसके डिग्री, जिस इक्वेशन के डिग्री 1 होते हैं, पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, उसका जो ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करते हैं वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ एक पाराबोलिक होता है। ठीक है, इस तरीके से यू टाइप से या तो डाउनवर्ड हो सकता है या तो अपवर्ड हो सकता है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है कि आप उसको क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज आप लोग को सीखना है। और मेनली आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस क्या, आपको अगर ये फिगर दे देगा और पूछेगा बताइए नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऑप्शन 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो आप इसको देखेंगे कितनी दफा ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही आपका क्या होगा जीरोज होगा। तो ये 4 बार कट रहा है तो हम लोग 4 4 में टिक करेंगे तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है ये बेसिक खत्म हो जाता है। और इस जो बेसिक्स की सहायता से आप एक्सरसाइज